तो उस संदर्भ में तमाम तरीके की साजिशों की बात की जा रही है। इसलिए ये जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो नहीं चाहते कि दरअसल जांच पूरी तरीके से सामने आ जाए। तो ये जो एलिमिनेशन की जो थियरी आती है कि राजनेता, और चूंकि राजनीति में षड्यंत्र होते हैं, दीनदयाल उपाध्याय वो ट्रेन में जा रहे थे, अचानक मुगलसराय के पास उनकी डेड बॉडी रेलवे लाइन पे पड़ी मिली। ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं, जनसंघ के एक बहुत बड़े नेता बलराज मधोक ने दीनदयाल उपाध्याय की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश की बात की थी और कुछ बड़े नेताओं का नाम लिया था। लेकिन जो अजीत पवार अपने लोग हैं वो संतुष्ट रहे, उनके मन में कोई ट्रॉमा न रहे, उनके पूरे परिवार के मन में किसी तरीके की कोई आशंका न रहे। क्या अजीत पवार की मौत जो हादसा हुआ सिर्फ एक हादसा है, या फिर इसके पीछे सत्ता के गलियारों में बुना गया है कोई जाल? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई जा रही है, आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे। अब यह हादसा हो गया। जांच पर उन्होंने कहा कि सभी जांच एजेंसियां पूरी तरह से खरीदी जा चुकी हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। वो बोली ये गंदा खेल हो सकता है और नेता की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उनका कुछ नेताओं ने साथ भी दिया। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने इसे घिनौनी राजनीति कहा और शरद पवार ने भी कहा यह सिर्फ एक हादसा है, राजनीति ना करें। तो सवाल यही है, आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या शरद पवार की बात मानकर अब ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ दम है, चर्चा होनी चाहिए? अजीत पवार के बीजेपी छोड़ने की बात और हादसे का होना, क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? तो चलिए आज इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, लगातार ममता बनर्जी बोल रही हैं, उधर अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, बाकी नेता गौरव गोगोई जैसे नेता साथ दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं, तो और ऊपर शरद पवार ने भी ये लगभग बोल दिया है। तो इस पे क्यों होना चाहिए चर्चा और बातचीत? देखिए अंकुर, एक बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण बात है। जब भी किसी बड़े नेता के किसी हादसे में मौत होती है, और खासतौर पर जब कोई प्लेन क्रैश में या किसी हवाई हादसे में मौत होती है, या कभी ट्रेन दुर्घटना से होती है, या फिर सड़क दुर्घटना में मौत होती है, तो हमेशा इस बारे में शक जताया जाता है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कोई, या महज एक इत्तेफाक की बात है। क्योंकि पिछले दिनों लगातार ये देखने में आया है कि कुछ बड़े हादसे एक के बाद एक हुए हैं। जनरल रावत की मौत हुई, और उस वक्त भी ये कहा गया कि जनरल रावत चूंकि बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे थे, इसलिए हो सकता है उनको एलिमिनेट करने के लिए कोई विदेशी साजिश हो। उसी तरीके से जब अजीत पवार की मौत हुई है एक प्लेन हादसे में, दुखद हादसा है, तब भी इस तरीके की बातें उठ रही हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही है वो इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से अजीत पवार के बारे में सुनने में आया था कि 2 दिन पहले किसी नेता ने कहा था दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कि वो शायद बीजेपी छोड़ सकते हैं, और उसके 2 दिन के बाद ये हादसा हो गया है। वो 2 और 2 जोड़ के 4 बताने की कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, और ना ही मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी में यकीन रखता हूं। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि जब भी किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा हो, कोई प्लेन दुर्घटना हो, कोई हवाई दुर्घटना हो, या कोई रोड एक्सीडेंट हो और उसमें किसी बड़े नेता की जान जाती हो, तो उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में अगर किसी तरीके का कोई शक है, किसी तरीके की कोई डाउट है, तो वो निकलना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि इस तरीके के हादसों को लेकर सालों साल इस पर कयास लगाए जाते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मौत जापान में एक प्लेन हादसे में हुई थी, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है कि क्या वाकई में प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई थी, या फिर उसके पीछे कोई षड्यंत्र था, या सुभाष बोस जो है वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे। बहुत सारी थियरीज इन सब चीजों को लेकर आती रही, कई बार उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे होमी जे भाभा,
और उनके बारे में कहा जाता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी थी, खासतौर पर अमेरिका और जो दूसरी बड़ी ताकतें थी, वो होमी भाभा की प्रतिभा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उनको लगता था कि होमी भाभा जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं और उससे भारत का बड़ा नाम हो सकता है। होमी भाभा का जब हवाई हादसे में जब उनकी मौत हुई, तो लगातार ये थियरीज दी गई कि कहीं ना कहीं कोई वेस्टर्न पावर है, कोई अमेरिकी ताकत है या कुछ दूसरे बड़े देश हैं जो उनकी मौत वो जो नहीं चाहते थे कि वो कोई बड़ा आविष्कार करे और उससे भारत का नाम रोशन हो। तो ये इस तरीके की थियरीज दी जाती। उसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि संजय पाकिस्तान के गांधी भी। पूर्व पूर्व तानाशाह जियाउल हक हम्म, की मौत भी एक हवाई हादसे में हुई थी और उसके बारे में भी लगातार कॉन्स्पिरेसी थियरीज आती रही, लगातार साजिशों की बात की जाती रही कि दरअसल जियाउल हक जो है वो बहुत एक तानाशाह के तौर पर उभरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिका की आंखों में खटकने लगे थे और वो सब काम नहीं करना चाहते थे या कर रहे थे जो दूसरी कुछ विदेशी ताकतें उनसे चाहती थी। तो उनकी मौत को भी एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा गया। इस बारे में कभी संजय कोई गांधी सच्चाई भी। जी संजय गांधी भी। जी, बिल्कुल, संजय गांधी की भी मौत मौत हुई थी और संजय गांधी सफदरजंग एयरपोर्ट पर वो शौक उनका शौक था हवाई जहाज उड़ाना उनको और उसकी बड़ी हम्म, खूबी थी वो। और अचानक एक दिन खबर आ गई कि दरअसल उन्होंने सुबह हवाई जहाज उड़ाया और फिर वो हवाई जहाज गिर पड़ा और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो इन तम सब चीज़ों के पीछे हमेशा साजिशों को देखा जाता है और हम्म, बार-बार ये कहने की कोशिश की जाती है कि कुछ दुश्मन है, कुछ कुछ लोग थे जो जिनकी आँखों में चुभ रहे थे और जिसकी वजह से उनको एलिमिनेट कर दिया गया। हकीकत क्या है कि आज तक कभी इन साजिशों का कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है, लेकिन ये साजिशें एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी चलती रहती है। अजीत पवार को लेकर भी जिस तरीके की राजनीति पिछले दिनों हो रही थी, जिस तरीके से लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में अजीत पवार और शरद पवार की नजदीकी मानी जाने लगी थी, खासतौर पर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के इलाके में, जहां दोनों हम्म, गठबंधन साथ-साथ आए थे, साथ-साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब ये कहा जा रहा था कि दरअसल बीजेपी से थोड़ा दूर हो रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार को लगने लगा था कि जो बीजेपी की राजनीति है या जिस तरीके की राजनीति देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीति खत्म हो सकती है। लिहाजा दोनों पवार गुटों का साथ आना बहुत जरूरी है अगर उनको सर्वाइव करना है। तो उस संदर्भ में तमाम तरीके की साजिशों की बात की जा रही है। मुझे नहीं मालूम इसमें क्या सच्चाई है और मैं कभी कॉन्स्पिरेसी थियरी में कभी भी यकीन भी नहीं करता। मेरा मानना है कि जो शरद पवार ने कहा उसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है और शरद पवार चूंकि अजीत पवार के मेंटर भी रहे हैं, उनके गॉडफादर भी रहे हैं, उनके चाचा भी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बहुत सम्मान भी है। अगर वो ये कहते हैं कि इसके पीछे किसी तरीके की कोई साजिश नहीं थी और इसमें किसी तरीके की साजिश साजिश को देखना भी नहीं चाहिए और ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो मामला यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि मामले यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं। इसलिए हम्म, ये जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। दो कारणों से, एक, अगर इस तरीके की कोई अफवाह उड़ रही है, कोई अटकलें लगाई जा रही हैं, तो एक निष्पक्ष जांच अगर टाइम बाउंड तरीके से हो जाए, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, क्योंकि बाकी एजेंसीज पे लोगों को इतना भरोसा नहीं है, तो ये अफवाह है, अटकलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और दूसरी हम्म, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरीके की जांच नहीं होती है, तो फिर हम्म, हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, या कहीं कोई कमजोरी थी, कहीं कोई गलती हो रही थी, उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है, जैसे पिछले दिनों विजय रूपाणी जिस जहाज में जा रहे थे, वो प्राइवेट जहाज नहीं था, वो एक कमर्शियल प्लेन था और वो गिरा, उसमें विजय रूपाणी की मौत हुई और उसके बारे में जो जांच की जिस तरीके की खबरें आई, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली खबरें आई, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया और कभी ये नहीं पता चल पाया कि वाकई में सच्चाई क्या थी। तो उससे भी इन सब अफवाहों को बल मिलता है और उनको पंख लगते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ईमानदारी से जांच हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि अजीत पवार के पीछे कोई हम्म। साजिश हो सकती है, बल्कि इसलिए भी कि अगर कहीं किसी तरीके की कोई कोई दिक्कत पैदा हो रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हमेशा के लिए दूर किया जाना चाहिए। आशुतोष सर, आपको क्या ये नहीं लगता, जिस प्रकार की आप बात आपने बताई कि आज तक जो हादसे हुए, आज तक फिर साजिशों की थ्योरियां चली और वो फिर चलती रही। आपको नहीं लगता कि फडणवीस को और बाकी यहाँ तक कि शरद पवार को भी, अगर उनको लगता कि हादसा ही है, तो बोलना चाहिए था कि हाँ हादसा है, जो कि वो बोल रहे हैं, फडणवीस भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है तो एक जांच तो उस हिसाब से भी हम करा देंगे, जिससे आप निश्चित हो जाएं, ये केस आगे ना नेगेटिव तरीके से चलाया जाए। ये बयान हल्का सा जोड़ना भी चाहिए था, जांच वाली बात। नहीं, बिल्कुल जांच, देखिए जब भी कोई हवाई हादसा होता है तो उसकी जांच होती है, ऐसा नहीं कि उसकी जांच नहीं होती, टेक्निकल टीम उसकी जांच करती है।
इस तरीके से। लेकिन हाँ। लोगों को लगता है कि हवाई जहाज की यात्राओं में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जो बोइंग जो हवाई जहाज बनाते हैं उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। अगर उनका अगर ये खबर मिल जाए कि उसमें कोई टेक्निकल स्नैक था या उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जहाज गिर गया, तो फिर ऐसी कंपनियों की जो जो जहाज बनाते हैं उनकी बिक्री, उनकी सेल पर असर पड़ता है और उनको करोड़ों और अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तो वो भी नहीं चाहते कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसका उसका समाधान वहां पे हो या कोई ऐसी चीज उजागर हो सामने हो। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो जो नहीं चाहते कि दरअसल जांच पूरी तरीके से सामने आ जाए। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि विजय रूपाणी वाला विवाद हुआ था, उसमें कई तरीके की बातें आई थी। कुछ लोगों ने पायलट को जिम्मेदार बताने की कोशिश की, तो पायलट एसोसिएशन ने उसका विरोध किया। कंपनीज ने कहा कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ हाथ नहीं है। अब जब अजय पवार के मामले में भी देखिए, जो वीएसआर कंपनी, उसने साफ तौर पर कहा कि भाई जहाज में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें सुरक्षा के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स थे और कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो कंपनियां हमेशा चाहती हैं कि कोई ऐसी चीज न हो जिसकी वजह से लगे कि उनके अपने टेक्निकल स्नैक की वजह से या कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या जहाज में कोई कमी थी उसकी वजह से जहाज में एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि तब उनका व्यापार उससे नुकसान, व्यापार को नुकसान होता है। लेकिन ये मामला व्यापार से ऊपर है, दो कारणों से। आगे इस तरीके का कभी कोई हादसा ना हो। अगर हादसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, और पिछले 10-12 सालों में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे हादसे हुए हैं जिससे लगता है कि या तो रनवे में प्रॉब्लम थी या फिर उस जहाज के टेक्निकली बहुत सुपीरियर नहीं, जैसे कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो बारामती का जो एयरपोर्ट था वहां पे वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस नहीं था, और जो रनवे पे जो उतरने की पूरी प्रक्रिया थी उसमें जो पायलट था उसको बहुत ध्यान रख के उतरने की बात की जा रही थी। तो क्या ऐसे किसी एयर स्ट्रिप पर किसी जहाज को उतरने की इजाजत मिलनी चाहिए? इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, इस बारे में भी कुछ नियम बनने चाहिए। और अगर नियम बनेंगे तो ऐसे हादसे रुक पाएंगे। आपको याद होगा, बहुत साल पहले की बात है, वायसा राजशेखर रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, लगातार दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताया था, और उनकी भी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश की राजनीति बदल गई और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से खलास हो गई। तो कुछ लोग उसके पीछे भी षड्यंत्र देखते हैं कि लोग राजशेखर रेड्डी की लोकप्रियता से लोग बहुत कुछ लोगों को बहुत डर हो गया था, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई थी, इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये जो एलिमिनेशन की जो थियरी आती है कि राजनेता, और चूंकि राजनीति में षड्यंत्र होते हैं और राजनीति षड्यंत्रों से परे नहीं होती, इसलिए हर मामूली से हादसे को किसी न किसी षड्यंत्र से जोड़ दिया जाता। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, दीनदयाल उपाध्याय वो ट्रेन में जा रहे थे, अचानक मुगल सराय के पास उनकी डेड बॉडी रेलवे लाइन पे पड़ी मिली। आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया कि दरअसल हुआ क्या था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरअसल दीनदयाल उपाध्याय की लोकप्रियता से कुछ दूसरे बीजेपी के, जनसंघ के नेता, उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी, जनसंघ के नेता जलते थे और इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जबकि जो तथ्य उभर के सामने आया वो कि शायद कोई चोर था जो उनसे चोरी करना चाहता था या किसी से उनकी झड़प हो गई थी, और उसमें उस झड़प में वो ट्रेन से नीचे गिर गए जहां पर उनकी मौत हो गई, या किसी ने उनको धक्का दे दिया। लेकिन चूंकि जांच पूरी तरीके से सामने नहीं हुई, टाइम बाउंड तरीके से नहीं हुई, रिलायबल नहीं हुई, क्रेडिबल नहीं हुई, इसलिए आज भी लोग दीनदयाल उपाध्याय की मौत पर शक करते हैं और कुछ बड़े नेताओं के ऊपर आरोप भी लगते हैं। और मैं बता दूं, ये आरोप लगाने वाले और कोई नहीं, जनसंघ के एक बहुत बड़े नेता बलराज मधोक ने दीनदयाल उपाध्याय की मौत के पीछे एक बड़ी साजिश की बात की थी और कुछ बड़े नेताओं का नाम लिया था। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सही है कि भाई जब भी इस तरीके का कोई हादसा हो तो निष्पक्ष दिखने वाली जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों में अगर कोई शंका हो तो वो दूर हो सके। क्योंकि जो राजनेता होता है उससे लोगों का एक लगाव होता है, लोग उनसे जुड़ते हैं। आपने देखा कि अजीत पवार की मौत के बाद बारामती में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं, पार्टी के खुद लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं। अगर उनके मन में ये शंका रहेगी कि यार उनके नेता के साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो ये जिंदगी भर उनको ट्रॉमा देगा, जिंदगी भर उनको तकलीफ देगा। लेकिन अगर कहीं निष्पक्ष तरीके से अगर जांच हो जाए और लोगों के सामने तथ्य रख दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी जांच, उनकी जो मौत है वो एक हादसा थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी, तो लोगों को भी एक शांति मिली। इस संदर्भ में मैंने कहा, तो ममता बनर्जी की बात को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। हो सकता है ममता बनर्जी अपने बयान के माध्यम से कुछ राजनीति साधने की कोशिश कर रही हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को इशारों में डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जो अजीत पवार अपने लोग हैं वो संतुष्ट रहे, उनके मन में कोई ट्रॉमा ना रहे, उनके पूरे परिवार के मन में किसी तरीके की कोई आशंका ना रहे, ये ज्यादा जरूरी। इसलिए मेरा कहना है कि अच्छी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच से बचना नहीं चाहिए, जो तथ्य हो लोगों के सामने रखना चाहिए, यही लोकतंत्र का तकाजा है। बिल्कुल, तो जो जांच तो होनी ही चाहिए, और क्योंकि नहीं तो जो आशुतोष ने कहा कि अपने लोग के मन में नहीं तो ट्रॉमा रह जाता है।
कुल मिलाकर इसके अब महाराष्ट्र की सियासत पर भी चर्चा हो रही है कि एनसीपी जो अजित गुट की थी उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी हम एक अगला शो या कोई ना कोई शो कर सकते हैं कि बीजेपी और शरद पवार की जो चर्चा है वो अगले शो में हम आपको जरूर बताएंगे जब भी शो करेंगे। कुल मिलाकर इसकी एक जांच होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं लेकिन जांच निष्पक्षता के लिए, जिससे ये नेगेटिव खबर ज्यादा लंबी ना चल पाए। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होता है। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे हम उसका विश्लेषण आपके सामने करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.